हम लोग साझेदारी 2 और आपके अकाउंट की बुक का लेसन नंबर 3 मतलब तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, देखिए मैंने आपको समझाया था कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यापार के लाभ हानि को आपस में बांटते हैं और एक व्यापार को चलाने के लिए अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो साझेदारी कहलाता है। ठीक है, लेकिन आज हम साझेदारी के पुनर्गठन पे आ रहे हैं। पिछले लेसन में आप लोगों ने साझेदारी व्यवसाय क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे चलता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, सब कुछ पढ़ा था। आज हम साझेदारी का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अभी क्या होता है, कभी कभी साझेदारी व्यवसाय में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब साझेदारों के बीच विद्यमान मतलब जो चलता आ रहा है समझौते में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है। मतलब जो समझौता उन लोगों ने बनाकर रखा है, ठीक है, जो समझौता उन लोगों ने बनाकर रखा हुआ है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, इसके परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, वर्तमान समझौता या ठहराव मतलब जो वर्तमान में समझौता चल रहा है वो समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया समझौता आ जाता है। मतलब साफ है कि साझेदारों ने आपस में मिलकर जो समझौता किया था अब वो समझौता बदल जाएगा, उस समझौते के नियम कानून नीतियाँ बदल जाएगी, यानी पुराना चल रहा समझौता रद्द कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके स्थान पर एक नया समझौता हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि नए समझौते के फलस्वरूप मतलब जो नया समझौता अभी अभी बना, साझेदारी तो समाप्त हो जाती है, मतलब साझेदारी व्यवसाय की सारी शर्तें और कानून समाप्त हो जाते हैं, परंतु फर्म यानी दुकान उसी नाम से व्यवसाय करते रहती है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ से, किसी साझेदारी फर्म में विद्यमान मतलब जो साझेदार मौजूद है के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर या नए साझेदार के प्रवेश हो जाने पर या किसी साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण होने पर फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। मतलब कि साझेदार अगर अपने लाभ हानि के अनुपात को बदल दे या फर्म में कोई नया साझेदार आ जाए या फर्म से किसी साझेदार की निवृत्ति हो जाए, मृत्यु हो जाए, अवकाश हो जाए, तो इसी कंडीशन को पुनर्गठन कहते हैं। संक्षिप्त में, विद्यमान साझेदारी फर्म के समझौते में परिवर्तन ही साझेदारी का पुनर्गठन है। मतलब साझेदारी फर्म का जो समझौता तैयार किया गया है उस समझौते में परिवर्तन कर देना पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, उल्लेखनीय यह है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप साझेदारों के बीच वर्तमान समझौता समाप्त हो जाता है, मतलब उनका जो समझौता चल रहा है वो तो खत्म हो जाता है, उसके स्थान पर नया समझौता लागू हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया समझौता, नया एग्रीमेंट लागू हो जाता है, इसे पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, पुनर्गठन की दशाएं पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्म के पुनर्गठन की दशाएं, वर्तमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, मतलब जिन साझेदारों ने अगर अपने लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन किया तो ये कहलाता है पुनर्गठन। उसके बाद नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, अगर फर्म में नया साझेदार आ गया तो ये भी हो जाता है पुनर्गठन। साझेदार के निवृत्ति या अवकाश ग्रहण, यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ये भी हो जाता है पुनर्गठन। या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो ये भी कहलाता है पुनर्गठन। 2 साझेदारी फर्मों का अगर एकीकरण हो जाए, 2 साझेदारी फर्म मिल जाए तो ये होता है पुनर्गठन। इसे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं पुनर्गठन की दशाएं। पुनर्गठन कब होता है, कैसे होता है और कहाँ से होता है। ठीक है, साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन, विद्यमान सभी साझेदारी की सहमति से
उनके लाभानुपात में परिवर्तन के लिए साझेदारी समझौते में परिवर्तन किया जाता है। मतलब अगर साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात को बदलना चाहे तो उन सबकी सहमति से ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं, मतलब वो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांट रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में बराबर बराबर अर्थात 1:1:1 में लाभ हानि बांटेंगे। यह पुनर्गठन कहलाएगा। इतना लिख के छोड़ दे। मतलब साफ है कि साझेदार अगर सहमत हो, एग्री हो और लाभ हानि को आपस में बांटना चाहे तो वह परिस्थिति पुनर्गठन कहलाती है। और वहाँ पर वो लाभ हानि को बांटते आ रहे हैं उसे अब नए अनुपात में बांटेंगे। मतलब उन्होंने अपना अनुपात बदल दिया और जैसे ही साझेदारों ने अपना अनुपात बदला, ये परिस्थिति कहलाती है पुनर्गठन। ठीक है, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। विद्यमान फर्म में, यानी जो अभी फर्म चल रही है उसमें जब किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो इससे वर्तमान साझेदारों के मध्य संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। भाई हमारे घर में भी जब कोई नया मेहमान आता है तो हमारे घर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे घर में बनाए हुए सारे नियम या हमारे घर की सारी व्यवस्था बदल जाती है। सेम वही कहना चाह रहा है वो कि जब फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो इसमें वर्तमान साझेदारों के मध्य के संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो साझेदार पहले से मौजूद है उनके संबंध बदल जाते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। मतलब नए साझेदार के आने पर फर्म की सारी क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन पुनर्गठन कहलाता है। उदाहरण के लिए अ और ब 3:1 में लाभ विभाजन करते हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कि स को 1/4 भाग देके साझेदार बनाया जाए, तो यह प्रक्रिया पुनर्गठन कहलाएगी। ठीक है, मतलब नए साझेदार के आने पर भी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ओके, फिर है साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण। जब किसी साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण किया जाता है तो भी पुनर्गठन हो जाता है। मतलब जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के चला जाता है तो भी पुनर्गठन हो जाता है। उदाहरण के लिए अब 3:5:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। स फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, स फर्म से चला जाता है, तो इस प्रकार अ और ब का नया अनुपात क्या होगा? 3:2 हो जाएगा। ये नया अनुपात बन जाएगा। मतलब स के जाने के बाद उनका नया अनुपात बन गया और जहाँ अनुपात बदला वहाँ पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, साझेदार की मृत्यु। फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर शेष साझेदार आपसी लाभ में परिवर्तन हो जाता है। एक साझेदार मर गया तो बाकी बचे हुए साझेदारों का लाभ हानि का अनुपात बदल जाएगा। उदाहरण के लिए क ख ग 3:2:1 में साझेदार है। किसी कारण ख की मृत्यु हो गई, ख चला गया तो बचा कौन? क और ग। तो क और ग का अनुपात क्या होगा? 3:1। ख चला गया, ख का हिस्सा गायब हो जाएगा। यह प्रक्रिया कहलाती है पुनर्गठन। ठीक है, मतलब पुनर्गठन कब होगा? जब साझेदार लाभानुपात में परिवर्तन कर दे, जब कोई नया साझेदार आ जाए, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे और जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदारों को अपना अनुपात बदलना ही पड़ेगा और जहां अनुपात बदल दिया गया वह पुनर्गठन हो जाता है। दो फर्मों का एकीकरण। कभी कभी प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए मतलब ए और बी कपड़े की दुकान चलाते हैं, उसके सामने सी और डी भी कपड़े की दुकान चलाते हैं, एक दूसरे को प्रतियोगिता करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, दोनों का नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं होता। तो उन्होंने प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए अपने दोनों फर्मों को, अपने दोनों दुकानों को एक कर दिया और एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 4 साझेदार है। ठीक है, आया समझ में? तो वही लिखा हुआ है कि कभी कभी प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए 2 फर्मों का एकीकरण या संविलीन कर दिया जाता है। 2 फर्में एक होती है, इससे दोनों फर्मों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है और उनके दोनों के पुराने समझौते खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह पर एक नया समझौता आता है। उदाहरण के लिए अ और ब 2:1 में लाभ हानि बांटते थे और दूसरे फर्म में स और द 3:1 में लाभ हानि बांटते थे। संविलियन कर लिया, एक हो गए और इसके बाद उन्होंने नया अनुपात बनाया तो नया अनुपात क्या होगा? 4:3:2:1, मतलब उनका अनुपात बदल के अब 4 लोगों का हो गया। ये कहलाता है पुनर्गठन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जिसके बिना शायद आपका अकाउंटेंसी का पेपर नहीं बनता है, और वो है ख्याति। आपने ख्याति के बारे में सुना होगा
ख्याति यानी गुडविल। ख्याति गुडविल यानी प्रसिद्धि, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों के नाम से ही इनका एक चेहरा हमारे आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि इन लोगों की इस भारत में, जग में, विश्व में ख्याति है। ठीक है, लेकिन व्यापार जगत में ये ख्याति अलग होती है। बताता हूँ कैसे। ख्याति ऐसे व्यापार में उत्पन्न होती है जो लगाई गई पूंजी पर सामान्य दर से अधिक लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? भाई व्यापार में पूंजी सभी व्यापारी लगाते हैं, लाभ भी सभी कमाते हैं, लेकिन जो व्यापारी लगाई गई पूंजी की सामान्य दर से अधिक लाभ अर्जित करता है, यानी जितना सब लोग लाभ अर्जित करते हैं, लेकिन जो व्यापारी ज़्यादा लाभ कमा के दिखा दे, तो ये अधिक लाभ अर्जन करने की क्षमता व्यवसाय में ख्याति कहलाती है। बोलने का मतलब ये है कि व्यापार जगत में पूंजी सभी लगाते हैं, लाभ भी सभी कमाते हैं, लेकिन जो व्यापारी सामान्य लाभ से ज़्यादा लाभ कमा के दिखा दे, उसके व्यापार को व्यापार जगत में ख्याति मिल जाएगी। और ये ख्याति अधिक लाभ अर्जित करने की एक क्षमता होती है। यानी ख्याति एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर एक व्यापारी अपने व्यापार में सामान्य दर से, यानी ज़्यादा दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा लाभ कमा के दिखा दे। और ऐसा क्यों होता है? ये जो अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता कहाँ से आती है? व्यवसाय के नाम की वजह से। हो सकता है उस व्यवसाय का नाम पहले से प्रसिद्ध हो सकता है उस व्यवसाय का उज्जवल भविष्य हो सकता है उसकी लोकप्रियता हो सकता है उसके व्यापारी के व्यावसायिक लोगों से संबंध अच्छे हो सकता है उसका चरित्र अच्छा हो सकता है वो ईमानदार हो सकता है वो परिश्रम बहुत ज़्यादा करता हो। इन सभी कारणों से उसके व्यापार को ख्याति मिलेगी। इस कारण व्यापार की बिक्री में भी वृद्धि होगी और व्यापार का लाभ भी बढ़ेगा। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। इसको सीधी भाषा में अगर हम समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्यापार जगत में अगर किसी व्यापार का भविष्य उज्जवल है, अगर किसी व्यापारी की लोकप्रियता अधिक है, अगर कोई व्यापारी ईमानदारी, चरित्र और नैतिकता के आधार पर अपने व्यापार को अधिक लाभ कमाकर देता है, तो उसके व्यापार को ख्याति प्राप्त होंगी। ठीक है, ख्याति की परिभाषा हम इस तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी एक परिभाषा अच्छे से पढ़ ली जाए तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा यहाँ सही रहेगी। देखिए, प्रोफेसर लॉर्ड मैकनाटन क्या कहते हैं? ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु परिभाषित करना कठिन है। मतलब इनका कहना है कि ख्याति का वर्णन तो कोई भी कर सकता है किंतु परिभाषित कोई नहीं कर सकता। यह व्यापार के अच्छे नाम की वजह से, प्रतिष्ठा की वजह से, संबंधों से मिलने वाला लाभ है। अतः यह आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है और ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर बनती है। ईमानदारी, परिश्रम, मेहनत। ठीक है। और प्रोफेसर लॉर्ड एल्टन क्या कहते हैं? ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक एक ही स्थान को चुनेंगे। मतलब अगर आपके व्यापार में वाकई में वो शक्ति है तो आपके पुराने ग्राहक, भले उनकी पीढ़ियां बदल जाए, लेकिन वो हर आने वाली नई पीढ़ी के साथ आपके ही व्यापार को चुनेंगे, अपना स्थान नहीं बदलेंगे। यही तो ख्याति है। ठीक है। अब हम ख्याति के लक्षण पढ़ लेते हैं, ख्याति की विशेषताएं। ख्याति समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। देखिए भाई, प्रत्येक व्यापार के लिए उसकी संपत्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। ख्याति भी व्यापार की संपत्ति। अगर मेरे व्यापार में ख्याति है तो मेरी ख्याति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है। ये अमूर्त और अदृश्य है। अमूर्त मतलब ये किसी को दिखाई नहीं देती, इसे कोई छू नहीं सकता, ना ही किसी को दिखाई देती है। ठीक है। यह विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति को हम बेच सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर कैसे बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? कोई भी व्यक्ति अपना नाम बेच सकता है। आपने देखा होगा सलमान खान अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो प्रोडक्ट वो प्रयोग नहीं करता, वो सिर्फ अपना नाम उसे दे रहा है, यानी उसने अपनी ख्याति बेची है। ठीक है। इसलिए कहा गया कि यह एक विक्रय योग्य संपत्ति है। इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। ख्याति का मूल्य घटता बढ़ता रहता है।
अगर मेरा व्यापार तरक्की कर रहा है और मेरे व्यापार को अच्छी तरक्की मिल रही है तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा, और जहाँ मेरे व्यापार को नुकसान होना शुरू हुआ मेरे व्यापार की ख्याति का मूल्य कम हो जाएगा। यह अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। मैंने अभी बताया आपको, ख्याति के जरिए हम व्यापार में सामान्य दर से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। यह व्यापार की पूंजी का ही अंग है। जिस प्रकार व्यापार में पूंजी आवश्यक है, उस व्यापार में ख्याति भी आवश्यक है। अमूर्त संपत्ति होने की वजह से इसे अपलिखित कर दिया जाता है, मतलब इसे पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देती। यह कई तत्वों से मिलकर बनती है, जैसे ईमानदारी, चरित्र, परिश्रम, नैतिकता, मानवीय गुण, व्यवहार, सब मधुर संबंध। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ख्याति उत्पन्न होने के कारण। यह आपकी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण मतलब क्या कारण है? कोई व्यापार इतना प्रसिद्ध है, क्या कारण है? कोई शॉप, कोई दुकान, कोई मल्टीपल बिल्डिंग इतनी प्रसिद्ध है, यानी किसी भी व्यापार को ख्याति इतनी क्यों मिलती है? ये क्वेश्चन मज़ेदार है और आपको इसे समझने में आसानी भी होगी। पहले समझ तो जाइए इस क्वेश्चन का सही मीनिंग क्या है। ख्याति उत्पन्न होने के कारण, ख्याति उत्पन्न क्यों होती है? ठीक है, व्यापार की स्थिति। यदि व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर है ग्राहकों को आने में पूर्ण सुविधा हो तो ऐसा व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेगा। यानी आपके शहर में अगर कोई व्यापार एकदम कोने पे नदी किनारे है, एकदम अंधेरी गुफा के पास, तो क्या वो व्यापार को ख्याति मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? वहाँ को जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपका व्यापार बीच सेंटर में, मेन मार्केट में है, जहाँ सुबह शाम रात होने पर बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग आसानी से वहां जाकर अपनी क्रिया पूर्ण कर सकते हैं, तो ऐसे व्यापार को ख्याति मिलेगी। बोलने का मतलब है कि व्यापार की स्थिति भी ख्याति दिलाती है। यदि व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर है जहां ग्राहकों को आने में पूर्ण सुविधा हो तो ऐसा व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेता है, यानी ऐसे व्यापार को ख्याति मिलेगी ही। उत्तम माल उचित दाम, ये तो दुनिया की रीत है। जहाँ अच्छा माल मिलेगा, जहाँ कम कीमत पर मिलेगा, अच्छी कीमत पर मिलेगा, उस व्यापार को ख्याति मिलेगी। ठीक है, ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्तम माल उपलब्ध कराने पर भी व्यापार को ख्याति मिलती है। व्यापार ख्याति बना लेता है, उसे ख्याति के लिए भटकना नहीं पड़ता। यानी अगर आप लोगों ने ग्राहकों को अच्छा माल अच्छी कीमत पे दिया है तो ख्याति मिलेगी ही। व्यापारी का सद्व्यवहार, अगर व्यापारी के व्यक्तिगत गुण अच्छे हैं, जैसे वो नैतिकता का पालन करता है, सत्यनिष्ठ है, ईमानदारी इसमें भरी हुई है, लोगों से मधुर व्यवहार करता है, तो आदि व्यापार की लाभार्जन शक्ति बढ़ाते हैं और ऐसे में भी व्यापार को ख्याति मिलती है। व्यापार के प्रति ग्राहकों का आकर्षण, ठीक है, ग्राहकों का व्यापार के प्रति आकर्षण भी व्यापार को ख्याति प्रदान करता है। यानी अगर आपने अपने व्यापार को आकर्षक बनाया है, अट्रैक्टिव बनाया है, दूर से देखने पर व्यापारी ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेता है, उस व्यापार को तो ख्याति मिलेगी ही ना। ठीक है, आकर्षित करने के बहुत सारे तरीके, विज्ञापन करना, इनामी योजनाएं बनाना, ग्राहकों को सुविधाएं देना, कई प्रकार से आप ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और एक बार जब ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित हो गया तो आपके व्यापार को ख्याति मिलेगी ही। सर्वाधिकार प्राप्त होना, अगर कुछ चीज़ों पर आपका सर्वाधिकार प्राप्त है तो आपको ख्याति मिलेगी। जैसे व्यापार में एकाधिकार, ट्रेडमार्क आदि से ख्याति उत्पन्न होंगी। कुछ चीज़ों पर आपका अधिकार है, कई प्रकार की चीज़ों पर आपके अंडर में आती है, तो आपकी ख्याति विश्वविख्यात हो जाएगी। ठीक है, विक्रय वितरण की उत्तम व्यवस्था, यदि व्यापारी ने अभिक्रय और वितरण की नियोजित व्यवस्था अपना रखी है, यानी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार में बेचने की सुविधा अच्छी है, माल बांटने की सुविधा अच्छी है, तो उस व्यापार को ख्याति मिलेगी। ग्राहक सुविधा का अनुभव करेगा और उसे शीघ्र ख्याति मिल जाएगी। कार्यकुशल कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, यदि संस्थान में कर्म करने वाले कर्मचारी कुशल है, मेहनत से काम करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ है और अपने को स्वयं व्यापार का अंग महसूस करते हैं, कर्मचारी भी व्यापार के साथ मिलजुल कर, हाथ बढ़ाकर और खुद व्यापार के अंग समझकर कार्य करते हैं
और ग्राहकों को संतुष्ट करने में सफल होते हैं, तो ऐसा व्यापार को ख्याति जरूर मिलेगी। ऐसा व्यापार अपनी साख जमाने में सफल हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ख्याति के प्रकार। भैया ये जो प्रश्न मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वाकई में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना एग्ज़ाम पेपर नहीं बनता है। शायद आपको अजीब लगे लेकिन ऐसा है। ठीक है, तो क्या है देखिए, ख्याति का संबंध व्यापार के स्थान से भी होता है, व्यापारी के व्यक्तिगत गुण से भी होता है, और ख्याति अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। अब ख्याति के प्रकार में सबसे पहली ख्याति है स्थानीय ख्याति। स्थानीय ख्याति जिसे हम बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। स्थानीय ख्याति के उदय होने का मूल कारण व्यापार की स्थिति है। मतलब अगर कोई व्यापार किसी ऐसी जगह मौजूद है जहां लोगों का लगाव स्थान से है, तो उस व्यापार को ख्याति मिलेगी। और वहां उसके मालिक भले ही बदल जाए, लोगों को जो लगाव है उस स्थान विशेष से है, तो वहां उसे ख्याति मिलेगी। जैसे आपके शहर में एक मेन चौराहा है और उस मेन चौराहे की बिल्कुल पड़ोस में एक दुकान है, एक शॉप है। फिर वो दुकान भली चाय नाश्ते, चाय होटल हो या कोई कटलरी शॉप हो या कपड़े की दुकान हो, मालिक उसका कोई भी हो, व्यवसाय वहाँ कोई भी चल रहा हो, लोगों को मतलब सिर्फ स्थान से है, केवल स्थान की वजह से ही वहाँ ख्याति मिलेगी। ठीक है, इसे स्थानीय ख्याति कहते हैं। स्थानीय ख्याति उदय होने का मूल कारण व्यापार की स्थिति है। अतः व्यापार का स्थान पूर्ववत बना रहने पर, उसके स्वामित्व में परिवर्तन हो जाने पर भी व्यापार का अधिलाभ कमाने की योग्यता रखता है, वो स्थानीय ख्याति प्राप्त कर लेता है। मतलब ये है, अगर पहले से कोई स्थान विशेष लोगों को पसंद आए तो उसके मालिक बदल जाने पर भी उस व्यापार को उतना ही लाभ होगा जितना पहले व्यापार को होता था, क्योंकि वहाँ लोग आपके व्यापार को देखकर नहीं, व्यापार के स्थान को देखकर आ रहे हैं। व्यापार का स्थान व्यापार को लाभ दिला रहा है। जैसे मान लीजिए समुद्र किनारे चौपाटी पर एक दुकान लगी हुई है, चाहे वह नारियल पानी की दुकान हो, चाहे वहाँ पर पानी पूरी की दुकान हो, चाहे आइसक्रीम की दुकान हो, वो सभी चीज़ें उतनी ही प्रसिद्ध होगी जितनी पिछली दुकानें थी। मतलब मालिक बदल जाए, व्यापार बदल जाए, वस्तुएं बदल जाए, लेकिन स्थान वही रहने पर लोग आकर्षित होंगे। ये स्थानीय ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है क्योंकि ये जगह से संबंधित होती है, वस्तु से नहीं। और जगह की कीमत तो आपको पता ही है। इसे संस्थागत ख्याति भी कहते हैं और बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। अब बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी क्यों कहते हैं? बिल्ली का स्वभाव है वो एक स्थान पर स्थिर रूप से रहती है। बिल्ली केवल स्थान से प्यार करती है, मालिक से नहीं। लोगों के दिमाग में होता है कि बिल्ली मैंने पाली है। भैया बिल्ली आपने नहीं पाली, बिल्ली को उस जमीन से प्यार है जहां वो पली हुई है। आप उसे लेकर कहीं और जाओ और पाल के देखो, वो नहीं पलेगी, आपसे छोड़ देगी। उसको स्थान से प्यार होता है। ठीक है, चाहे उसका स्थान निवासी छोड़कर चला जाए, आप छोड़ के चले जाओ, बिल्ली उस स्थान को नहीं छोड़ती। इस प्रकार व्यापार के स्वामी के बदल जाने पर भी ख्याति व्यापार के साथ रहती है। बोलने का मतलब अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस प्रकार से बिल्ली को अपने मालिक से कोई लगाव नहीं होता, मालिक जहाँ रहता है उस जगह से लगाव होता है। ठीक है, आप देखो आपके घर में अगर कोई बिल्ली है और उसके ऊपर कोई भी हाथ फेर दे तो वो वहाँ बैठ जाती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर कौन हाथ फेर रहा है, मुझसे कौन प्यार कर रहा है, नहीं, उसे उस जगह से प्यार होता है। उसी प्रकार ये ख्याति भी बिल्ली की ही तरह जगह के साथ चिपकी होती है। जगह को देखकर ग्राहक इस ख्याति के पास आते हैं, जगह को देखकर ग्राहक इस व्यापार की ख्याति बढ़ाते हैं, भले ही व्यापार कोई भी हो, मालिक कोई भी हो। ठीक है, और ये ख्याति मालिक के बदल जाने पर, व्यापार के स्वामी के बदल जाने पर भी व्यापार के साथ ही रहती है, जगह के साथ चिपकी रहती है। इसलिए इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत ख्याति। इस ख्याति के उदय होने का मुख्य कारण व्यापार के मालिक का कुशलता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या कीर्ति है। मतलब अगर कोई व्यक्ति फेमस है, प्रसिद्ध है, उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, उसकी कीर्ति है, ठीक है, वो उस जगह पर बहुत फेमस है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी कीर्ति, यश एक स्थानीय विशेष में फैला हुआ है, विश्वविख्यात है, राज्य में, शहर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो व्यापार
में कर्मनिष्ठ और कार्यकुशल कर्मचारियों के कारण भी यह ख्याति उत्पन्न होती है। मतलब साफ है कि व्यक्तिगत ख्याति से आशय ऐसी ख्याति जो व्यापार के मालिक की वजह से पैदा हो, उसकी ईमानदारी, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत स्वभाव और उसके द्वारा उसके कार्य व्यापार में काम कर रहे कर्मचारी की वजह से उत्पन्न हो, उसे व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। ऐसी ख्याति को व्यक्ति विशेष पर आधारित ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को देखकर लोग अब व्यापार में आ रहे हैं। ठीक है, इस ख्याति का लाभ आने वाले व्यापारी को नहीं मिलता। बोलने का मतलब है कि ये ख्याति जो अब मैं पढ़ रहा हूँ ये व्यक्ति से संबंधित होती है, यानी किसी व्यक्ति में ईमानदारी हो, नैतिकता का भाव हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कार्यकुशल हो और अपने ग्राहकों को भगवान मानकर उनके साथ मधुर व्यवहार करता हो, तो उस व्यापारी को देख के ग्राहक उसके पास आएंगे, जगह को देखकर नहीं। तो ये व्यक्तिगत ख्याति है। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों ने पहचाना किसे? व्यक्ति को। लोगों ने आदर किसका किया है? व्यक्ति का। क्योंकि व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर होने के कारण इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता, इसलिए इसका मूल्य बहुत कम होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ते का जो स्वभाव होता है ना, वो मालिक के साथ साथ चलना होता है। यदि मालिक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाता है तो कुत्ता भी वह स्थान छोड़कर मालिक के साथ चला जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, कुत्ता मालिक के पीछे चलता है। इस प्रकार ये ख्याति भी लाभ कमाने के लिए मालिक के साथ ही रहती है और मालिक के हट जाने पर कम हो जाती है। मालिक स्थान बदल लेता है, उसके साथ चली जाती है। ये कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है। ठीक है, जैसे आप अंबानी जी को ले लीजिए। अगर अंबानी जी पेट्रोल कंपनियां चलाता है तो वो भी अंबानी के नाम से चलेगी। अगर कोई जूते की दुकान डाल दे या जूता कंपनी जूता फैक्ट्री खोल दे तो जूते फैक्ट्री भी अंबानी के नाम से चलेगी। मोबाइल की सिम भी अंबानी के नाम से चलेगी। यानी यहाँ जो व्यापार को ख्याति मिल रही है वो व्यापार को देखकर नहीं मिल रही है। ठीक है, वो अंबानी ब्रदर्स को देखकर मिल रही है। ये कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, जो किसी व्यक्ति पर निर्भर करती है। तो स्थान पे होने वाली ख्याति, स्थान के आधार पर मिलने वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति जिसे स्थानीय ख्याति कहेंगे। और व्यक्ति के आधार पर मिलने वाली ख्याति, जहाँ व्यक्ति से संबंधित ख्याति, उसे कौन सी ख्याति कहेंगे? वस्तुगत व्यक्तिगत ख्याति कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है वस्तुगत ख्याति। पढ़े, यह ख्याति वस्तुओं के सस्ते मूल्य, टिकाऊपन और बाजार में वस्तु की कमी या वस्तु के विक्रय या विशेषाधिकार ट्रेडमार्क के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो ख्याति वस्तुओं के आधार पर उत्पन्न हो, वस्तुओं के टिकाऊपन के आधार पर, वस्तुओं की कमी के आधार पर, वस्तुओं के विक्रय के आधार पर, उसे वस्तुगत ख्याति कहते हैं। इन कारणों से परिवर्तन हो जाने पर ख्याति में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तुओं के गुण अच्छे हैं, ख्याति मिल गई। वस्तुओं के गुण खराब हो गए, ख्याति खराब हो गई। वस्तु की कीमत ज़्यादा है, ख्याति मिल गई। वस्तु की कीमत कम हो गई, ये ख्याति कम हो जाती है। ठीक है, वस्तु के गुणों पर निर्भर हो वो ख्याति को वस्तुगत ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का मूल्य हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसे अनिश्चित या आकस्मिक ख्याति भी कहते हैं। इसका मूल्य, व्यापार में इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसे चूहे की ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि चूहे का जो स्वभाव होता है एक स्थान पर नहीं रहता, हमेशा भोजन की तलाश में चूहा अपना स्थान बदलता है। और यह ख्याति भी चूहे के स्वभाव की भांति व्यापार और व्यापारी के साथ नहीं रहती, बल्कि वस्तुओं के साथ रहती है। जो वस्तु प्रसिद्ध हो उसके पास चली जाती है, किंतु हमेशा अपना स्थान बदलते रहती है। ठीक है।